बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू अवर चैनल अमेजिंग उर्दू। पेश खिदमत है आपके लिए इमरान सीरीज की सिल्वर जुबली कहानी हॉटलाइन का दूसरा हिस्सा। इसराइली सदर उस वक्त अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। उनके सामने कर्नल डेविड, कर्नल शामून, लॉर्ड मिकाले और डायरेक्टर इंटेलिजेंस गर्दन झुकाए बैठे हुए थे। सदर साहब का चेहरा गुस्से से और ज्यादा सुर्ख हो रहा था और वो अपने सामने बैठे हुए अफराद को शोलाबार निगाहों से देख रहे थे। ये है तुम्हारी कारकर्दगी, ये तुम्हारा शहर है, तुम्हारा मुल्क है, यहाँ तुम्हें हर तरह की सहूलत हासिल है, लातादाद वसाइल मुहैया है तुम लोगों को। इसके बावजूद साइंसदान अगवा हो गए हैं और तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि उन्हें किन लोगों ने अगवा किया है। सदर मुमलिकत ने गुस्सीले लहजे में कहा, सर, जिस तरह साइंसदान अगवा हुए हैं और अब उनका कोई क्लू भी नहीं मिल रहा, मुझे यकीन है कि इस कार्रवाई के पीछे अली इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का हाथ है। कर्नल डेविड ने धीमे लहजे में कहा, व्हाट? सदर मुमलिकत ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा, यस सर। इस तरह सिर्फ वही लोग कार्रवाई करते हैं और उस जगह तो उनके लिए कार्रवाई करना भी बहुत आसान था क्योंकि इमरान ने ये जगह देखी हुई थी और सिक्योरिटी प्लान भी उसी का बनाया हुआ था। अपने बनाए हुए प्लान का तोड़ वो बहुत आसानी से कर सकता है। कर्नल डेविड ने मुअद्दब लेकिन बाएतमाद लहजे में कहा, लेकिन वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? इसराइली सदर ने हैरान होते हुए कहा, सर, वो इतने अजीमशान मंसूबे पर तन्हा काबिज होना चाहते हैं। कर्नल डेविड ने कहा, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? इसराइली सदर ने पूछा, सर, मैंने इसी नुक्ते पर इन्वेस्टिगेशन करनी है और मैं बहुत जल्द आपको सबूत भी पेश कर दूंगा। कर्नल डेविड ने यकीन भरे लहजे में कहा, अगर तुम वो सबूत मुहैया कर दो तो मैं वो सबूत अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करूंगा और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तन्हा कर दूंगा। इसराइली सदर ने कहा, यस सर, आपके हुक्म की तामील होगी सर। कर्नल डेविड ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, सर, मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। GP7 के चीफ कर्नल शामून ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, कहें, आप क्या कहना चाहते हैं? सदर मुमलिकत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सर, अगर ये कार्रवाई पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की है फिर तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इसराइल का रुख नहीं करेगी, और अगर ये कार्रवाई किसी और की है तो फिर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इसराइल लाजिमन आएगी। कर्नल शामून ने कहा, सर, कर्नल साहब की बात में काफी वजन है। सदर मुमलिकत के खुसूसी मुशीर लॉर्ड मिकाले ने कहा, सर, कर्नल शामून साहब और लॉर्ड साहब अली इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में इतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ। वो लोग ये साबित करने के लिए कि ये कार्रवाई उनकी नहीं है इसराइल का रुख लाजमन करेंगे। कर्नल डेविड ने तंजिया लहजे में कहा। लॉर्ड मैकाले ने कर्नल शामून की हिमायत की जो कर्नल डेविड को अच्छी नहीं लगी थी। सर, मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के साथ साथ काफिरिस्तानी, बल्गारनी और उर्दनी एजेंसियां भी इसराइल का रुख करेंगी क्योंकि उन सब का यही ख्याल होगा कि ये कार्रवाई हमने खुद की है। डायरेक्टर इंटेलिजेंस ने कहा, हम ये कार्रवाई क्यों करते हैं? हमारे तो 100 से ज्यादा फौजी मारे गए हैं। सदर मुमलिकत ने कहा, सर, राशील साहब का ख्याल भी दुरुस्त है। ये कार्रवाई फौज जिसने भी की है शक हम पर ही किया जाएगा। लॉर्ड मिकाले ने कहा तो सदर मुमलिकत सोच में डूब गए। हाँ, वाकई ऐसा होगा। हमारा करीबी और बाएतमाद दोस्त मुल्क काफिरिस्तान भी ऐसा ही सोचेगा क्योंकि ये मफादात की बात है। सदर मुमलिकत ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, सर, सोचा तो हमने भी ऐसा ही था लेकिन हमसे पहले ही कोई और कार्रवाई कर गया। लॉर्ड मिकाले ने कहा, यह हमारी सोच थी, अब आप इस सोच का ऐलान तो ना करते फिरे। सदर मुमलिकत ने नाराज लहजे में कहा, सॉरी सर। लॉर्ड मिकाले ने फौरन ही माजरत करते हुए शर्मिंदा से लहजे में कहा, किसी और के बारे में आप क्यों सोच रहे हैं? ये कार्रवाई यकीनन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की है। कर्नल डेविड ने कहा, कर्नल साहेब, आप भी फिलहाल ये इम्कान की बात कर रहे हैं और इम्कान ये भी है कि ये कार्रवाई क्रीमिया ने की, काफिरिस्तान ने की हो या ग्रेटलैंड, बाचान, शोग्रान वगैरह ने। कर्नल शामून ने कहा, कर्नल साहब, जब तक आप पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खिलाफ सबूत नहीं देते तमाम ममालिक पर शक किया जा सकता है। सदर मुमलिकत ने कर्नल डेविड से कहा तो वो असबात के अंदाज में सर हिलाकर रह गया। सर, राशील साहब ने इम्कान जाहिर किया है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के साथ साथ इस प्रोजेक्ट में शामिल दीगर ममालिक एजेंसियां भी इसराइल का रुख कर सकती हैं। अगर उन ममालिक की एजेंसियां इसराइल में आईं तो वो इसराइल के मफाद को नुकसान भी पहुंचाएंगी। लॉर्ड मिकाले ने कहा, किस में इतनी जरूरत है कि वो इसराइल को नुकसान पहुंचाए?
कर्नल डेविड ने गुस्सीले लहजे में कहा, कर्नल साहब, लॉर्ड साहब ठीक कह रहे हैं, हमें इस वक्त जज्बात से नहीं बल्कि तहम्मुल और बर्बारी से मामलात को सुलझाना चाहिए, सदर मुमलिकत ने कहा। फिर इससे पहले कि इनमें से कोई बात करता, मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और प्रेसिडेंट ऑफिस का सिक्योरिटी ऑफिसर अंदर आ गया। उसने सदर साहब को सैल्यूट किया और फिर एक कागज उनकी तरफ बढ़ाया। GP5 की तरफ से इस कार्रवाई के मुतालिक अहम खबर आई है। कर्नल डेविड साहब, आप बाहर जाकर ये खबर सुन सकते हैं। सदर साहब ने कागज पर लिखी तहरीर पढ़ते हुए कहा, चूंकि मीटिंग साइंसदानों के अगवा के सिलसिले में हो रही थी, इसीलिए सदर साहब ने हिदायत कर दी थी कि अगर इससे मुतालिक कोई इतला आ जाए तो वो मीटिंग के दौरान दे दी जाए। सदर साहब का हुक्म सुनकर कर्नल डेविड मीटिंग रूम से बाहर चला गया और फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके चेहरे पर जोश के तासुरात थे। इन तासुरात को देखते हुए मीटिंग के शुरका को अंदाजा हो गया कि इतला बहुत ही अहम है। सर, मैंने कहा था कि मैं जल्द ही सबूत पेश कर दूंगा। लीजिए, मैं सबूत ले आया, कर्नल डेविड ने जोशीले लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर वहां तमाम अफराद के चेहरों पर भी खुशी के तासुरात आ गए। कर्नल साहब, क्या सबूत मिला है पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खिलाफ? लॉर्ड मिकाले ने पुरतजस्सुस लहजे में पूछा। सर, लेबोरेटरी से एक शनाख्ती कार्ड मिला है। ये आधे से ज्यादा जल चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये साफ पहचाना जा रहा है कि ये पाकिस्तानी कार्ड है। ये देखें, कर्नल डेविड ने कहा और उसने एक कार्ड सदर साहब की तरफ बढ़ा दिया। सबकी पुरतजस्सुस निगाहें कार्ड की तरफ उठी, लेकिन कर्नल शामून ने एक गहरा सांस लिया। कर्नल साहब, जो लोग इतनी बड़ी कार्रवाई करने के लिए आते हैं, क्या वो अपनी जेब में अपनी शनाख्त लेकर आते हैं? कर्नल शामून ने तंजिया लहजे में कहा तो उसे लगा जैसे बहुत से गुब्बारों में से हवा निकल गई हो। फिर ये कार्ड लेबोरेटरी में कैसे पहुंच गया? कर्नल डेविड ने हकलाते हुए कहा। तो कर्नल शामून ने उसकी तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे उसने कर्नल डेविड की चोरी पकड़ ली हो। कर्नल डेविड ने एक लम्हे के लिए अपनी नजरें झुका ली, लेकिन फिर उसने खुद पर काबू पा लिया। ये हकीकत थी कि ये कार्ड उसने जाली तैयार कराया था। मीटिंग से पहले ही वो सारी तैयारी करके आया था, क्योंकि उसे यकीन था कि ये कार्रवाई पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ही की है और वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खिलाफ काम करने की इजाजत लेना चाहता था। वो जानता था कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खिलाफ उसे कोई सबूत नहीं मिल सकेगा। चुनांचा उसने जज्बात में आकर यह काम खुद ही कर लिया। ये कार्ड पाकिस्तानी साइंसदान का भी तो हो सकता है? डायरेक्टर इंटेलिजेंस ने पूछा। नहीं, पाकिस्तानी साइंसदान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट उनसे ले लिया गया था और ये दोनों चीजें अब तक हुकूमत इसराइल के पास मौजूद हैं। सदर साहब ने अनकार के अंदाज में सर हिलाया। फिर ये कार्ड सिल्वर लेबोरेटरी में कैसे पहुंचा? लॉर्ड मिकाले ने हैरत भरे लहजे में कहा। सर, जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है वो हमें ये तासुर देना चाहते हैं कि ये कार्रवाई पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ही की है, कर्नल शामून ने कहा। कर्नल डेविड को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बात कहे। सर, ये कार्ड पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस भी गिरा सकती है ताकि ये तासुर पैदा किया जा सके जो इस वक्त हमारे जहनों में पैदा हो चुका है, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ने कहा। अब हम एक हतमी नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि ये कार्रवाई सिर्फ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ही की नहीं है, बल्कि काफिरिस्तान, बल्गारिया, क्रीमिया, ग्रेटलैंड, बाचान और शोकरान भी ये कार्रवाई कर सकते हैं, सदर साहब ने कहा। यस सर। अब ये कर्नल डेविड और कर्नल शामून साहिबान का काम है कि वो जल्द अज जल्द असल हक़ाइक़ तक पहुंचे और न सिर्फ साइंसदानों को वापस लाएं बल्कि मुजरिमों को भी गिरफ्तार करें ताकि इसराइल अपना अजीम प्रोजेक्ट मुकम्मल कर ले, लॉर्ड मिकाले ने कहा। कर्नल डेविड, साइंसदानों को तलाश करें, जबकि कर्नल शामून इसराइल में आने वाली एजेंसियों पर नजर रखेंगे। अगर इसराइल आने वाले सीक्रेट एजेंट इसराइल के मफाद के खिलाफ कोई काम करने लगे तो कर्नल शामून उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इसराइल के मफाद के खिलाफ किसी को भी काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, सदर मुमलिकत ने फैसला कुन लहजे में कहा और उसके साथ ही वो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए, जिसका मतलब था कि मीटिंग इख्तिताम को पहुंची। सदर साहब को उठते देखकर बाकी अफराद भी खड़े हो गए। इसी लम्हा मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और सदर मुमलिकत का सिक्योरिटी अमला अंदर आ गया। सदर साहब उनके दरमियान में बावकार अंदाज में चलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। सर, साइंसदानों के गायब होने में इसराइली हुकूमत का हाथ नहीं है, रॉकी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। इमरान इस वक्त अपने साथियों समेत यरूशलेम की स्टेट कॉलोनी की कोठी नंबर 40B में मौजूद था। ये कोठी रॉकी ने उन्हें मुहैया की थी। इमरान के साथ जूलिया, सफदर, तनवीर, चौहान, नोमानी, टाइगर, जोआना और जोसेफ आए थे।
जोसेफ और जोआना के अलावा बाकी सब अफराद मेकअप में थे। वो मुख्तलिफ ग्रुप्स की सूरत में और मुख्तलिफ रास्तों से यरूशलेम में दाखिल हुए थे। उनका ख्याल था कि यरूशलेम में दाखिला काफी मुश्किल होगा, लेकिन खिलाफ तवक्को वो निहायत आसानी से दारुल हुकूमत में दाखिल हो गए थे। उन्हें कहीं भी कोई खसूसी चेकिंग नजर नहीं आई थी। तुम ये किस बुनियाद पर कह रहे हो? इमरान ने रॉकी के तरफ देखते हुए कहा। सर, इस सिलसिले में इसराइली सदर ने जो मीटिंग की है उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाता हूँ, रॉकी ने कहा, और फिर उसने जेब से एक छोटा सा कैसेट प्लेयर निकाला और उसका एक बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस होते ही इसराइली सदर और दीगर अफराद की आवाजें सुनाई देने लगी। कर्नल डेविड बजित्ता के साइंसदानों को पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने अगवा किया है। वो सब खामोशी और तवज्जो से रिकॉर्डिंग सुनते रहे। ये बकवास और ढोंग है। दुनिया को धोखा देने के लिए ये मीटिंग की गई है। ये सब ड्रामा है, तनवीर ने जोशीले लहजे में कहा, और फिर उसने सबके चेहरों की तरफ देखा। सबके चेहरों पर मुख्तलिफ तासुरात थे। तुम्हारा क्या ख्याल है जूलिया? इमरान ने जूलिया की तरफ देखते हुए कहा। मैं तो बहुत उलझ गई हूँ। ये मेरी जिंदगी का पहला केस है कि अभी एक हैरत खत्म नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है। इसराइल का इंसानियत की फलाह के लिए कोई मंसूबा बनाना किसी अजूबे से कम नहीं है। फिर पाकिस्तान को इसमें शमूलियत की दावत देना, पाकिस्तान का इसमें भी शामिल हो जाना, ये सब बातें तो मेरी समझ से बालातर हैं। जूलिया ने अपना माथा रगड़ते हुए कहा। इमरान साहिब, मिस जूलिया ठीक कह रही हैं। ये सोचना समझना आपका काम है। अब हमें तो ये हुक्म दे कि ये काम करना है और बस। इस मर्तबा चौहान ने इमरान से मुखातिब होते हुए कहा। इमरान साहब, वाकई ये इम्कान तो है कि ये कार्रवाई क्रीमिया, ग्रेटलैंड, बाचान, रोसिया, शोग्रान या काफिरिस्तान की भी हो सकती है, सफदर ने कहा। लेकिन हम बैक वक्त इन तमाम ममालिक में कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, नुमानी ने कहा। इमरान साहब, सदारती मीटिंग में शरीक अफराद तो बल्गारिया और उर्दन पर भी शक कर रहे हैं, चौहान ने कहा। नहीं, ये बल्गारिया और उर्दन का काम नहीं है। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसराइल इसे तन्हा मुकम्मल नहीं कर सकता था। बल्गारिया और उर्दन कैसे कर सकते हैं? इमरान ने कहा। इमरान साहब, ये भी तो देखें कि अब वो फार्मूला मुकम्मल होने वाला था। अब तो कोई भी मुल्क इस फार्मूले से फायदा उठा सकता है, नुमानी ने कहा। नहीं, अभी इस मंसूबे पर बहुत काम होना था। मेरा नहीं ख्याल के साइंसदानों से 4-5 साल से पहले ये मंसूबा मुकम्मल हो पाता, इमरान ने कहा। इमरान साहिब, फिर तो इसराइल को इसके मुकम्मल होने का इंतजार करना चाहिए था। इसका मतलब है कि ये काम किसी और मुल्क का है, सफदर ने कहा। हाँ, और मुल्क भी ऐसा जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है, इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। फिर तो इमरान साहब, क्रीमिया, रूसिया, ग्रेटलैंड, शोग्रान और काफिरिस्तान पर ही शक किया जा सकता है, चौहान ने कहा। हाँ, ये बावसाइल मुल्क है। ये काम इन्हीं में से किसी का है। हमने जो सिक्योरिटी प्लान बनाया था उसे तोड़ना भी किसी आम मुल्क या मुजरिम तंजीम के बस का काम नहीं है, इमरान ने कहा। तो फिर क्या हम बारी बारी इन सब मुल्कों में जाएं और वहाँ इन्वेस्टिगेशन करें? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, इन सब मुल्कों में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये कार्रवाई इसराइल में हुई है, लिहाजा कोई ना कोई क्लू हमें यहीं से मिल जाएगा, इमरान ने कहा। इमरान, तुम्हारे राबते मालूमात फरोख्त करने वाले इदारों से भी हैं। तुम ये मालूमात तो हासिल कर ही सकते हो कि ये कार्रवाई किस मुल्क की है, जूलिया ने कहा। मैं तो चाहता था कि हम खुद ही भाग दौड़ करके ये मालूम करें था कि इमरान इतना कहकर खामोश हो गया। जूलिया और दीगर अफराद समझ गए कि इमरान रॉकी की वजह से खामोश हो गया है, वरना ताके के बाद उसने कहना था कि तुम्हारे कंजूस चीफ को बड़ी रकम खर्च ना करनी पड़े। हमारी भाग दौड़ में बहुत सा वक्त सर्फ हो जाना है, जबकि आज का दौर तो बहुत तेज है, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे खुशी हुई थी कि इमरान ने रॉकी के सामने एक्सट्रू की बुराई नहीं की। ओके, मैं कोशिश करता हूँ, इमरान ने कहा, और फिर उसने अपनी जेब में से अपना सेल फोन निकाल लिया। ये उसका मखसूस सेल फोन था जिसका नेटवर्क उसने सरदावर के साथ मिलकर खुद तैयार किया था, और ये सेल फोन दुनिया के किसी भी कोने में इस्तेमाल हो सकता था। सेल फोन पर नंबर्स प्रेस करने के बाद उसने सेट कान से लगा लिया। स्काई एसोसिएशन। राबिता होने के बाद दूसरी तरफ से नस्वानी आवाज सुनाई दी। हाँ, हम प्रिंस ऑफ डम बोल रहे हैं, अपने ब्लैक हॉर्स से बात कराओ, इमरान ने बारोब लहजे में कहा।
जनाब आप कहाँ से बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया। अपने मुंह से बोल रहे हैं मैडम, इमरान ने अपने लहजे में कहा। सर मेरा मतलब है कि आप किस इलाके से बात कर रहे हैं? लड़की ने जल्लाते हुए लहजे में कहा। हम रियासत ढम के वली अहद हैं तो अपनी रियासत से ही बोलेंगे ना, इमरान ने कहा। ओके सर ओके, मैं बॉस से आपकी बात कराती हूँ, लड़की ने कहा और फिर खामोश हो गई। यस, ब्लैक हॉर्स स्पीकिंग। कौन प्रिंस बोल रहा है? चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक बारी सी आवाज सुनाई दी। तुम कैसे ब्लैक हॉर्स हो के बगैर हिनहिनाए बोल रहे हो? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ यू कौन हो तुम? जल्दी बताओ, मेरी रिवॉल्वर की गोलियां बेताब हो रही हैं। दूसरी तरफ से ब्लैक हॉर्स की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। अगर तुम्हारा रिवॉल्वर रियासत डंप में चल सकता है तो आ जाओ, प्रिंस ऑफ डंप तुम्हारी गोलियों का मुंतजिर है, इमरान ने बदस्तूर मुंह बनाते हुए कहा। प्रिंस ऑफ डंप? ओ तो ये तुम हो? हाँ तुम ही हो सकते हो, तुम्हारे अलावा और किसी में ये जुर्रत नहीं कि वो ब्लैक हॉर्स से मजाक करे। दूसरी तरफ से बोलने का अंदाज बेतकल्लुफाना हो गया। मालूमात फरोख्त करने का तुम्हारा धंधा अभी एक क्रीमिया तक महदूद है या तुमने कोई तरक्की भी की है? इमरान ने कहा। अब मेरा कारोबार कई मुल्कों तक फैला हुआ है, यूँ समझ लो कि आधी से ज्यादा दुनिया स्काई एसोसिएशन की नजरों में है। दूसरी तरफ से ब्लैक हॉर्स ने फखरिया लहजे में कहा। अच्छा तो फिर मैं तुम्हारी आजमाइश करना चाहता हूँ, इमरान ने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। हाँ बिल्कुल आजमा लो, ब्लैक हॉर्स तुम्हारी हर आजमाइश पर पूरा उतरेगा, ब्लैक हॉर्स ने कहा। तो फिर सुनो, इसराइल की एक साइंस लेबोरेटरी में मुख्तलिफ ममालिक के साइंसदान एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस मंसूबे को सिल्वर प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था। एक रात इस लेबोरेटरी से साइंसदानों को अगवा कर लिया गया, लेकिन ये मालूम नहीं है कि अगवा किसने किया है। इसराइली हुक्काम का ख्याल है कि ये अगवा पाकिस्तान, काफिरिस्तान, क्रीमिया या ग्रेटलैंड वगैरह में से किसी ने कराया है। अब तुम मुझे ये बताओगे कि ये अगवा किस मुल्क के एजेंसियों ने किया है? इमरान ने कहा। प्रिंस, इसराइल को तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मुल्क पाकिस्तान पर शक करना चाहिए था, वो दूसरे मुल्कों पर शक क्यों कर रहा है? दूसरी तरफ से ब्लैक हॉर्स ने हंसते हुए कहा। इसीलिए कि अगवा होने वाले साइंसदानों में पाकिस्तान का भी एक साइंसदान शामिल है, लेकिन इसके बावजूद कर्नल डेविड को तो यकीन है कि ये कार्रवाई पाकिस्तान के एजेंटों की है, लेकिन दूसरे हुक्काम पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे मुल्कों पर भी शक कर रहे हैं, इमरान ने हंसते हुए कहा। ओके प्रिंस, 1 घंटे बाद मुझे दोबारा कॉल कर लेना। दूसरी तरफ से ब्लैक हॉर्स ने कहा। अपना मुआवजा, बैंक का नाम और अकाउंट नंबर भी बता दो ताकि तुम्हें मुआवजा भी अता किया जा सके, इमरान ने कहा। प्रिंस, तुम मेरी आजमाइश कर रहे हो, मैं आजमाइश पर पूरा उतर जाऊं तो फिर तुम अपने मयार के मुताबिक मुझे इनाम देना, तुमसे मुआवजा लेने की गुस्ताखी मैं नहीं कर सकता। दूसरी तरफ से ब्लैक हॉर्स की आवाज सुनाई दी और उसके बाद कॉल मुनक़ते हो गई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ऑडियो बुक पसंद आ रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनते रहिए अमेजिंग उर्दू। चूंकि इमरान ने सेल फोन सेट का स्पीकर ऑन किया हुआ था, इसलिए सबने उनकी गुफ्तगू सुनी थी। तुम्हारे राब्ते इतने वसी हैं कि अक्ल दंग रह जाती है, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। काश ये सारे राबिते खत्म हो जाएं और सिर्फ एक जगह राबिता हो जाए, इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा। किस जगह राबिता इमरान साहिब? नोमानी ने बेख्तियार पूछा तो जूलिया ने फौरन उसे आंखें दिखाई। मैं जूलिया के दिल से राबिता कायम करने की बात कर रहा हूँ, काश ऐसा हो जाए, इमरान ने कहा। जूलिया को तवक्को थी कि इमरान यही बात करेगा और इसीलिए उसने नोमानी को आंखें दिखाई थी। इमरान की बात सुनकर नोमानी शर्मसार हो गया, जैसे इमरान ने जूलिया से मुतालिक नहीं बल्कि उसके मुतालिक बात कही हो। इमरान को तवक्को थी कि उसकी बात के जवाब में जूलिया या तनवीर कुछ कहेंगे, लेकिन खिलाफ मामूल वो दोनों ही खामोश रहे। इमरान साहब, ब्लैक हॉर्स तो मालूमात हासिल करेगा, लेकिन अब आपकी जाती राय क्या है? ये कार्रवाई किसकी हो सकती है? सफदर ने बातों का रुख बदलने की खातिर कहा। कुछ देर पहले जूलिया ने कहा था कि ये केस हम पर हैरतों के पहाड़ गिरा रहा है, तो गलत नहीं कहा। मैं खुद भी उलझ गया हूँ और सिर्फ सोचे ही जा रहा हूँ, इमरान ने कहा। तुम्हारी रेडीमेड खोपड़ी को क्या हो गया है? ये तो हर मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेती है, तनवीर ने कहा। मेरा ख्याल है कि बहुत दिनों से सुलेमान ने मुझे मूंग की दाल नहीं खिलाई, इसीलिए मेरी खोपड़ी ने काम करना छोड़ दिया है, इमरान ने कहा। तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। वो समझ रहे थे कि इस बार उनके सामने एक उलझा हुआ केस आ गया है। इसी तरह बातें करते हुए 1 घंटा गुजर गया। इमरान ने वक्त देखा और फिर उसने जेब में से सेल फोन निकालकर ब्लैक हॉर्स के नंबर प्रेस किए।
मुकम्मल नंबर प्रेस होते ही दूसरी तरफ बेल जाने लगी। स्काई एसोसिएशन। जल्द ही दूसरी तरफ से नस्वानी आवाज सुनाई दी। प्रिंस आप डम्प स्पीकिंग, ब्लैक हॉर्स से बात कराओ। इमरान ने कहा, होल्ड कीजिए सर। इस मर्तबा दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया, यस ब्लैक हॉर्स स्पीकिंग। चंद लम्हों की खामोशी के बाद ब्लैक हॉर्स की आवाज सुनाई दी। कमाल है भाई, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब हॉर्स इंसानों की तरफ फोन करने लगे हैं। इमरान ने कहा, ओ प्रिंस ये तुम हो। दूसरी तरफ ब्लैक हॉर्स ने कहा और इमरान उसका लहजा सुनकर चौंक पड़ा, क्योंकि ब्लैक हॉर्स का लहजा बुझा बुझा सा था। क्या हुआ ब्लैक हॉर्स, तुम परेशान लग रहे हो? इमरान ने पूछा। प्रिंस, ब्लैक हॉर्स नाकाम हो गया है, तुम्हारी आजमाइश पर पूरा नहीं उतर सका। मुझे खुद पर बहुत नाज था प्रिंस, लेकिन अब शायद मैं ये बिजनेस छोड़ दूं। ब्लैक हॉर्स ने जज्बाती आवाज में कहा, तुम्हें मालूमात नहीं मिल सकी? कोई बात नहीं, इसमें इतने जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है। इमरान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, प्रिंस मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है, हालांकि मैंने अपने जराए से कह दिया था कि चाहे जितनी रकम खर्च हो जाए वो परवाह ना करें। मैंने सिर्फ इसराइल से ही नहीं बल्कि क्रीमिया और दूसरे ममालिक से भी मालूमात हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे हर जगह नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इसराइल से अगवा होने वाले साइंसदान किसी भी मुल्क में मौजूद नहीं है। ब्लैक हॉर्स की आवाज सुनाई दी। ओके, मैं खुद ये मालूमात हासिल करने की कोशिश करता हूँ। और सुनो, तुमने मेरे लिए काम किया है, यकीनन तुम्हारी रकम भी खर्च हुई है। तुम्हारा जितना खर्चा हुआ है मुझे बता दो, अपने बैंक की तफसीलात के साथ मैं तुम्हारी खर्च की हुई रकम तुम्हें भिजवा देता हूँ। इमरान ने कहा, नो प्रिंस थैंक्स। दूसरी तरफ से ब्लैक हॉर्स ने कहा, और उसके साथ ही राबिता मुनक़ता हो गया। इमरान ने कंधे उचकाए और फिर उसने अपना सेलफोन जेब में रख लिया। मेरा ख्याल है कि ये ब्लैक हॉर्स कोई छोटी मोटी पार्टी है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, ये छोटी पार्टी नहीं है, इसका बिजनेस दुनिया के आधे से ज्यादा ममालिक में फैला हुआ है और उसके पास ऐसे जराए हैं कि ये पाताल से भी खबर निकाल लाता है। ने कहा, तो फिर ये हमारे मामले में क्यों नाकाम हो गया है? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, इसलिए कि ये इंतहाई सीक्रेट गेम खेली गई है। इमरान ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, अब मुझे यकीन हो गया है कि ये कार्रवाई इसराइल ने ही की है। इसराइल की सरजमीन पर इतनी खुफिया कार्रवाई कोई और मुल्क तो कर ही नहीं सकता। सफदर ने कहा, इमरान मैं तो सफदर की बात से इत्तेफाक करती हूँ, ये कार्रवाई यकीनन इसराइल की है और हम लोगों को धोखा देने के लिए इसराइली सदर ने ऐसी मीटिंग की है। उसका ख्याल यही होगा कि जब इस मीटिंग की कार्रवाई हमारे सामने आएगी तो हम इसराइल की तरफ से मुतमईन होकर किसी और तरफ का रुख कर लेंगे। जूलिया ने भी यकीन भरे लहजे में कहा, लेकिन अब मसला ये है कि हम कहां से मालूमात हासिल करें? नोमानी ने कहा, नहीं ये कोई मसला नहीं है। इसराइली सदर के मुशीर खास लॉर्ड मिकाले मुझे सबसे बड़ा ड्रामेबाज लगा है। मुझे यकीन है कि इस मीटिंग का स्क्रिप्ट भी उसी ने लिखा है, लिहाजा हम उसे सब उकलवा सकते हैं। तनवीर ने कहा, क्यों इमरान, तुम्हारा क्या ख्याल है? जूलिया ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा, भाई तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की डिप्टी चीफ हो, तुम्हारे हुक्म को मैं कैसे टाल सकता हूँ? इमरान ने कहा, मैंने या तनवीर ने कोई फैसला नहीं दिया बल्कि एक राय पेश की है जिसे चाहो तो तुम रद्द कर सकते हो क्योंकि तुम इस टीम के लीडर हो। जूलिया ने खुश्क लहजे में कहा, ओके, तुम लॉर्ड मिकाले से गपशप करके देख लो। इमरान ने जूलिया की बात का सख्त जवाब देने के बजाय नरम लहजे में कहा, क्योंकि उसकी चिटी हिस्स कह रही थी कि ये कार्रवाई इसराइली हुकूमत ने नहीं की, लेकिन उसके जहन में ये बात वाज़ेह नहीं हो रही थी। जूलिया को उम्मीद थी कि उसके खुश्क लहजे के जवाब में इमरान भी कोई सख्त बात करेगा, लेकिन उसका नरम लहजा देखकर जूलिया को हैरत हो रही थी। इमरान, लगता है कि तुम बहुत ज्यादा उलझ गए हो। जूलिया ने इमरान को गौर से देखते हुए कहा, कोई लाइन ऑफ एक्शन नजर नहीं आ रही ना? इमरान ने कहा, लॉर्ड मिकाले पर तो हम रात को हाथ डाल सकते हैं, फिलहाल हम घूमते फिरते हैं, शायद इत्तेफाकन कोई बात मालूम हो जाए। चौहान ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, तुम 2 और 3 के ग्रुप में शहर में घूमो फिरो। इमरान ने इस बात के अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, मैं और चौहान चले जाते हैं जबकि तनवीर, सफदर और नोमानी चले जाएंगे। जूलिया ने कहा, ओके, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इमरान तुम, टाइगर, जोसेफ और जोआना क्या करोगे और रॉकी किसके साथ रहेगा? जूलिया ने पूछा। रॉकी एक बार फिर सरकारी हलकों से मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है, जबकि टाइगर अंडरवर्ल्ड का टाइगर है, लिहाजा ये यहाँ की अंडरवर्ल्ड का विजिट करेगा।
जोसेफ जोवाना और मैं भी कहीं ना कुछ कर ही लेंगे। इमरान ने इस मर्तबा मुस्कुराते हुए कहा। ओके, जूलिया ने कहा और उसके साथ ही वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। कुछ देर बाद वो एक कार में बैठे थे और कार एक सड़क पर दौड़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर चौहान था और जूलिया उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी। मिस जूलिया, मेरा ख्याल है कि ये कार्रवाई इसराइली हुकूमत की नहीं है, चौहान ने कहा। इस मौजू पर बहुत बहस हो चुकी है, इसीलिए फिलहाल इस मौजू को रहने दो और सारी तवज्जो इस बात पे लगा दो कि कहीं हमारा ताक़ुब तो नहीं हो रहा। जूलिया ने बेजार से लहजे में कहा। यस मिस जूलिया, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मेरा ख्याल है कि ब्लैक कलर की करोला हमारे ताक़ुब में है, चौहान ने मिरर में देखते हुए कहा। मैं इस बात की इत्तला इमरान को दे दूं, जूलिया ने कहा और फिर उसने हैंडबैग में से अपना सेल फोन निकाला और इमरान के नंबर प्रेस करने लगी। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन स्पीकिंग। राबिता मिलने पर इमरान की मखसूस आवाज सुनाई दी। इमरान, मैं जूलिया बोल रही हूँ, जूलिया ने कहा। जूलिया, तुम बोला ना करो बल्कि चहका करो, दूसरी तरफ से इमरान की आवाज सुनाई दी। चहका करूं? क्या मतलब है तुम्हारा? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारी आवाज बुलबुल की आवाज से मिलती है और बुलबुल तो चहकती है, लिहाजा तुम भी चहका करो, इमरान ने कहा। इमरान, ये बातों का वक्त नहीं है। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि काले रंग की एक करोला कार हमारा ताक़ुब कर रही है, जूलिया ने जल्लाए हुए लहजे में कहा। अच्छा, मैं तो समझा था कि सिर्फ पाकिस्तान ही में लड़के लड़कियों का ताक़ुब करते हैं, ये काम तो यहाँ इसराइल में भी हो रहा है, इमरान ने मसनूई हैरियत से कहा। तुमसे तो बात करना ही फजूल है, इन ताक़ुब करने वालों से हम खुद ही निमट लेंगे, जूलिया ने गुस्से से कहा और उसके साथ ही उसने कॉल मुनक़ते कर दी। मिस जूलिया, मेरा ख्याल है कि हमें शहर से बाहर जाकर उनसे हेलो हाय करनी चाहिए, चौहान ने कहा। हाँ, तुम ईस्ट फॉरेस्ट की तरफ चलो, जूलिया ने इस बात के अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। वो चूंकि मुतअद्दिद बार इसराइल आ चुके थे, इसीलिए इसराइल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। चौहान ने अगले चौक से गाड़ी उस मोड़ पर मोड़ ली जो ईस्ट फॉरेस्ट की तरफ जाता था। 10 मिनट बाद ट्रैफिक का रश कम होने लगा। फिर मजीद 15 मिनट बाद सड़क पर उनकी कार थी और उनकी कार के पीछे ब्लैक कलर की करोला। उन दो गाड़ियों के अलावा दूर दूर तक किसी और गाड़ी का नामो निशान नहीं था। चौहान ने दूर दूर तक नजरें दौड़ाई ताकि कार को सड़क पर इस तरह रोके कि पिछली कार आगे ना जा सके। कुछ फासले पर उसे सड़क पर दरख्त की एक मोटी टहनी गिरी हुई दिखाई दी। उस टहनी ने सड़क का आधा हिस्सा रोका हुआ था। चौहान ने इस बात में सर हिलाया और फिर उसने रफ्तार आहिस्ता कर ली। उस टहनी के करीब जाकर चौहान ने कार रोक ली। अब सड़क मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गई थी। चौहान और जूलिया कार से नीचे उतर आए और चौहान ने कार का बोनट उठा दिया। चंद लम्हों बाद ब्लैक करोला उनके कार के करीब आकर रुक गई। कार में ड्राइवर समेत 3 अफराद मौजूद थे। क्या हुआ है? क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? ड्राइवर ने खिड़की से सर बाहर निकालते हुए कहा। जी हाँ, अगर आप हमारी मदद कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी, जूलिया ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। जूलिया की बात सुनकर वो तीनों कार से नीचे उतर आए और जूलिया चौहान के करीब आ गए। उन्होंने गैर महसूस तरीके से उन दोनों को अपने घेरे में ले लिया। उन तीनों के हाथ पैंटों की जेबों में थे। क्या हुआ है तुम्हारी कार को? पिछली कार के ड्राइवर ने जूलिया को घूरते हुए कहा। तुम्हारी जेबों में जो असलहा है वो निकाल लो, कहीं तुम्हारे दिलों में हसरत ना रह जाए कि तुम अपनी अपनी गनें नहीं निकाल सके। जूलिया ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय तंजिया लहजे में कहा। जूलिया की बात सुनकर पहले तो वो तीनों चौंके, फिर उनके हाथ जेबों से बाहर आ गए। उनके हाथों में मशीन पिस्टल थे। बर्टी, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये ताक़ुब से आगाह हो गए हैं, इसीलिए जंगल की तरफ जा रहे हैं, दूसरे आदमी ने ड्राइवर से मुखातिब होते हुए कहा। उसके साथ ही उनके मशीन पिस्टल्स का रुख दोनों की तरफ हो गया। अच्छा ही हुआ जेकी, अब इन्हें कार में डालते हुए किसी मुदाखलत का सामना नहीं करना पड़ेगा, बर्टी ने कहा। तुम जिंदा हालत में कार में बैठोगे या तुम्हारे मुर्दा जिस्मों को कार में डालना पड़ेगा, बर्टी ने इस मर्तबा जूलिया और चौहान से मुखातिब होते हुए धमकी दी। लहजा उसका इंतहाई सर्द हो गया था। ये मशीन पिस्टल असली है, जूलिया ने बर्टी की बात का जवाब देने के बजाय चौहान से मुखातिब होते हुए कहा। मशीन पिस्टल तो असली है लेकिन इन तीनों को चलानी नहीं आती, ये बेचारे अनाड़ी हैं, चौहान ने कहा। हम अनाड़ी हैं तो तुम ही पर फायर करके तजुर्बा हासिल कर लेते हैं। तुम्हारे बाद इस स्वीट गर्ल से खेलेंगे और खेलने के बाद सवाल जवाब करेंगे, बर्टी ने हवस भरी नजरों से जूलिया को देखते हुए कहा। फिर उसने चौहान की तरफ देखा और उसके साथ ही उसने ट्रिगर पर दबाव बढ़ा दिया, लेकिन इससे पहले कि ट्रिगर दबता जूलिया हरकत में आ गई। वो खुलते हुए किसी ताकतवर स्प्रिंग की मानित उछली। उसका हाथ बर्टी के हाथ पर और पांव की ठोकर जेकी के हाथ पर पड़ी।
جس کے نتیجے میں ان دونوں کے مشین پسٹل ان کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ جولیا کے حرکت میں آتے ہی چوہان بھی حرکت میں آ گیا۔ اس نے اچھل کر تیسرے آدمی کے سینے پر ٹھوکر رسید کر دی، جس کی وجہ سے وہ اچھل کر دور جا گرا۔ مشین پسٹل اس کے ہاتھ سے بھی نکل گیا تھا اور پھر ابھی وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ چوہان کا ریوالور اس کی جیب سے باہر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دھماکہ ہوا اور چوہان کی چلائی ہوئی گولی اس تیسرے آدمی کے ماتھے میں جا لگی۔ اس آدمی کی چیخ بلند ہوئی اور کئی فٹ اوپر اچھلا اور پھر زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس آدمی پر گولی چلانے کے بعد چوہان نے جولیا کی طرف دیکھا۔ جولیا نے جیکی کے سینے میں ایک ضرب لگائی تھی اور جیکی فضا میں اچھلتا ہوا سڑک کے کنارے لگے ہوئے ایک درخت سے جا ٹکرایا۔ درخت سے ٹکرانے کے بعد وہ بھی اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ چوہان نے ریوالور کا رخ اس کی طرف کر کے فائر کر دیا۔ ایک اور دھماکہ ہوا اور جیکی کی بھی دلخراش چیخ بلند ہوئی۔ بس بیٹی، اب ساکت ہو جاؤ ورنہ اپنے ساتھیوں کی طرح مارے جاؤ گے، چوہان نے کرخت لہجے میں کہا۔ چوہان کی آواز سن کر برٹی واقعی ساکت ہو گیا۔ ہم قطن مارنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ہم پر مشین پسٹل تان کر تم نے خود اپنی موت کو دعوت دی، چوہان نے برٹی کے قریب آتے ہوئے کہا، لیکن برٹی نے چوہان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ مسٹر برٹی، اب تم اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو اور ہمارا تعاقب کیوں کر رہے تھے؟ اس مرتبہ جولیا نے کہا، تم کسی بھی صورت بچ نہ سکو گے مس اینڈ مسٹر، برٹی نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تمہیں ہماری نہیں اپنی پرواہ کرنی چاہیے، وہ دیکھو تمہارے ساتھی ٹنڈے ہو بھی چکے ہیں، اور اگر تم نے ہمارے سوالوں کے جواب نہ دیے تو چند لمحوں بعد تم بھی اسی پوزیشن میں ہوگے، چوہان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شاباش، اب اپنے بارے میں بتانا شروع کر دو، جولیا نے بھی طنزیہ لہجے میں کہا۔ برٹی نے اپنے سر کو ایک جھٹکا دیا۔ جیسے ہی اس نے سر کو جھٹکا دیا، ایک اور دھماکہ ہوا اور برٹی چیخ کر الٹ گیا۔ اس کا ایک کان اڑ گیا تھا اور کان سے خون بہنے لگا تھا۔ چوہان نے اس کی پسلیوں میں ایک ٹھوکر رسید کی۔ برٹی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی کئی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ اس کے حلق سے ایک اور چیخ بلند ہوئی۔ چوہان نے جھک کر اسے گردن سے پکڑ کر اٹھانا چاہا، لیکن جیسے ہی وہ جھکا، برٹی نے اس کے ماتھے پر مکہ دیا۔ یہ بہت ہی زوردار مکہ تھا۔ چوہان الٹ کر زمین پر گر گیا۔ چوہان کے گرتے ہی برٹی نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جولیا نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ اس نے برٹی کے اڑے ہوئے کان پر بوٹ کی ٹھو رسید کر دی، جس کی وجہ سے برٹی کی ایک اور چیخ بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن بھی تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ لیکن جولیا نے اس کے منہ پر ٹھوکر ماری۔ برٹی کے کئی دانت ٹوٹ گئے اور وہ چیختا ہوا ہوش میں آ گیا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آیا، چوہان نے اسے گردن سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ چوہان کی گرفت کچھ زیادہ ہی سخت تھی، اسی لیے برٹی کی زبان اس کے منہ سے باہر نکل گئی۔ دانتوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ جولیا سے لڑائی کے دوران آنکھ پر لگنے والی ضرب کی وجہ سے اس کی آنکھ سوج گئی تھی اور ایک کان اڑ گیا تھا۔ ان سب باتوں نے اس کے چہرے کو خوفناک بنا دیا۔ اپنے بارے میں سب کچھ بتا دو ورنہ ابھی تم سسکتے ہوئے نظر آؤ گے، چوہان نے اس کی گردن پر گرفت کچھ ہلکی ہرکتے ہوئے کہا۔ میرا تعلق GP7 سے ہے، کرنل شمعون تمہیں نہیں چھوڑے گا، برٹی نے بری طرح ہکلاتے ہوئے کہا۔ سلور سائنس لیبارٹری میں کاروائی GP7 نے کی تھی، چوہان نے کرخت لہجے میں کہا۔ نہیں، برٹی نے کہا۔ تو پھر GP5 نے کی ہوگی، چوہان نے سر لہجے میں کہا۔ نہیں، اور نہیں کی، برٹی نے انکار کرتے ہوئے ہکلاتے ہوئے بولا۔ تو پھر کس نے یہ کاروائی کی ہے؟ کس نے سائنسدانوں کو اغوا کیا ہے؟ چوہان نے غراتے ہوئے کہا۔ معلوم نہیں، کرنل ڈیوڈ اس کیس پر کام کر رہا ہے، برٹی نے کہا تو چوہان نے اس کی گردن کو مخصوص انداز میں جھٹکا دے دیا۔ اس کے لہجے سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جو کچھ بول رہا ہے یہ گیم بہت ہی اونچی سطح کا ہے۔ برٹی جیسے عام ایجنٹ اس کے بارے میں معلومات نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے چوہان نے اس کی گردن توڑ دی۔ گردن توڑنے کے بعد چوہان نے اسے چھوڑا تو وہ زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ آئیے مس جولیا، واپس چلیں، چوہان نے کار کا بونٹ نیچے گرانے کے بعد ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو جولیا بھی سائڈ سیٹ پر آ گئی۔ چوہان نے کار بیک کر کے موڑی اور پھر کار انتہائی رفتار سے شہر کی طرف دوڑنے لگی۔ پھر سڑک کا ایک موڑ مڑتے ہی چوہان کو فل بریک لگانے پڑے۔
लेकिन फुल ब्रेक लगाने के बावजूद उनकी कार बड़े बड़े पत्थरों से जा टकराई जो सड़क पर पड़े हुए थे। कार पत्थरों से टकराई तो उन दोनों को जोरदार झटका लगा। चौहान का सर स्टीयरिंग से और जूलिया का सर डैशबोर्ड से टकराया और उनके जहन तारीक होते चले गए, जबकि 2 दर्जन के करीब मुसल्लह अफराद उनके कार की तरफ बढ़े और उन्होंने उन्हें कार से बाहर खींच लिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ऑडियो बुक पसंद आ रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनते रहिए अमेजिंग उर्दू। शाह अराडान अपने ऑफिस में बैठे हुए थे कि इंटरकॉम की मुतरन्नम बेल बजने लगी। यस, उन्होंने इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए बवकार लहजे में कहा, शाह मुअज्जम, कर्नल जैद साहब तशरीफ लाए हैं। दूसरी तरफ से उनके पीए ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, ओके, भेज दें उन्हें, शाह अराडान ने कहा और फिर उन्होंने रिसीवर रख दिया। चंद लम्हों बाद उनके ऑफिस का दरवाजा खुला और कर्नल जैद अंदर दाखिल हुआ। उसने शाह को मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया और अदब से खड़ा हो गया। तशरीफ रखे, शाह अराडान ने बवकार लहजे में कहा। तो कर्नल जैद सोफे पर बैठ गया। शुक्रिया शाह मुअज्जम। सोफे पर बैठने के बाद कर्नल जैद ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, डॉक्टर आबीला सिर्फ आपकी कजन और शाही खानदान की फर्द ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क की एक अहम साइंसदान भी है और उनका इसराइल से गायब हो जाना हमारे लिए बहुत तकलीफ का बायस है, शाह अराडान ने कहा। शाह मुअज्जम, हम भी तशवीश में मुब्तला हैं। हम इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जल्द डॉक्टर साहबा हमारे दरमियान होंगी, कर्नल जैद ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। इसराइल से ये साइंसदान कैसे अगवा हुए हैं और ये किसने किए हैं, शाह अराडान ने पूछा। शाह मुअज्जम, अभी तक किसी को भी इस बारे में मालूमात नहीं हो सकी। बाज इसराइली हुक्काम का ख्याल है कि उन साइंसदानों को पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी ने अगवा किया है, कर्नल जैद ने कहा। पाकिस्तान के एक साइंसदान भी तो उस लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, शाह अराडान ने हैरान होकर पूछा। जी हाँ शाह मुअज्जम, इसके बावजूद सबसे ज्यादा शक पाकिस्तान पर ही किया जा रहा है, कर्नल जैद ने कहा। आपका क्या ख्याल है, क्या पाकिस्तान ऐसी हरकत कर सकता है, शाह अराडान ने पूछा। शाह मुअज्जम, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में कहा जाता है कि ये सर्विस सिर्फ उसी वक्त हरकत में आती है जब पाकिस्तान या आलम इस्लाम के मफाद के खिलाफ कोई मंसूबा बनाया जा रहा हो। ये सर्विस किसी भी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखती। किसी मुल्क के साइंसदान को अगवा कर लेना, किसी मुल्क के साइंसी फार्मूले या कीमती दस्तावेजात चुरा लेने जैसे घटिया काम ये एजेंसी बिल्कुल नहीं करती। लिहाजा मेरी जाती राय यही है कि ये कार्रवाई पाकिस्तान ने नहीं कराई, कर्नल जैद ने कहा। तो शाह अराडान ने असबात के अंदाज में सर हिला दिया। हमारा भी यही ख्याल है, मुसलमान ऐसी घटिया हरकतें कभी नहीं करते। ऐसे मुजरिमाना काम क्रीमिया, रूसिया, इसराइल और काफिरिस्तान जैसे ममालिक करते हैं, शाह अराडान ने कहा। जी हाँ शाह मुअज्जम, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। पाकिस्तानी हुक्काम का ख्याल है कि ये काम इसराइल ने खुद किया है। उनके ख्याल के मुताबिक सिल्वर प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया था या होने वाला था, इसीलिए इसराइल ने ये चल चली है। इस तरह इसराइल इस प्रोजेक्ट को सिर्फ खुद इस्तेमाल करना चाहता है, कर्नल जैद ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। हम भी ऐसा ही समझते हैं। ये इसराइली कौम ऐसी नहीं है कि मुसलमानों को फायदा दे और इन मंसूबों पर कसीर सरमाया खर्च करे। ये बहुत ही बखील कौम है, शाह अराडान ने कहा। शाह मुअज्जम, हमारे एजेंटों के साथ साथ काफिरिस्तानी, पाकिस्तानी और बल्गानवी सीक्रेट एजेंट इस केस पर काम कर रहे हैं। जल्द ही असल हकाइक सामने आ जाएंगे, कर्नल जैद ने कहा। हकाइक जब भी सामने आए हमें इसकी परवाह नहीं, हमें तो डॉक्टर आबीला की फिक्र सता रही है। खुदा न ख्वास्ता उन्हें कुछ ना हो जाए, शाह अराडान ने इस मर्तबा परेशान लहजे में कहा। शाह मुअज्जम, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, आप फिक्र ना करें और मैंने ये फैसला किया है कि तहकीकात के लिए मैं अपनी टीम के हमरा इसराइल जाऊं, कर्नल जैद ने कहा। आपको जरूर जाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर आबीला तो आपकी मंगेतर भी हैं, शाह अराडान ने कहा। जी हाँ शाह मुअज्जम, मुझे चंद रिपोर्ट्स का इंतजार है, वो आ जाए तो मैं रवाना हो जाऊंगा, कर्नल जैद ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओके, हम आपकी कामयाबियों के लिए दुआ करेंगे, शाह अराडान ने कहा। उनकी बात का मतलब था कि अब ये मीटिंग इख्तिताम पजीर होती है, क्योंकि कर्नल जैद ये बात समझता था, इसीलिए वो फौरन ही खड़ा हो गया। उसने शाह अराडान को मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया और फिर उनके असबात में सर हिलाने पर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो अपने ऑफिस में थे। अपनी कुर्सी पर बैठने के बाद उसने सफेद रंग के टेलीफोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने लगा। टॉप गर स्पीकिंग। दूसरी तरफ से राबिता कायम होने के बाद एक भारी आवाज सुनाई दी। कर्नल जैद बोल
रहा हूँ। यस सर, हुक्म सर। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा एकदम मुअद्दबाना हो गया। डॉबगर, तुम फौरन मेरे ऑफिस आ जाओ। फिर कर्नल जैद ने इंटरकॉम रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस किए। यस सर। फौरन ही दूसरी तरफ से नस्वानी आवाज सुनाई दी। मायरा, ईगल 1, 2 और 3 के साथ तुम मेरे कमरे में आ जाओ। ओके सर। दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल जैद ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। तकरीबन 1 मिनट बाद उसके कमरे का दरवाजा खुला और स्पेशल एजेंसी के एक्शन ग्रुप की इंचार्ज मायरा अपने तीनों साथियों समेत अंदर दाखिल हुई। उन्होंने कर्नल जैद को मुअद्दबाना अंदाज में सलाम किया और एक तरफ खड़े हो गए। तुम लोग तैयारी कर लो, हमने आज रात एक मिशन पर इसराइल रवाना होना है। ओके सर, हम तैयार हैं, मायरा ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। मेरी अगली कॉल का इंतजार करो, कर्नल जैद ने कहा तो वो चारों मुड़े और कमरे से बाहर निकल गए। इसी लम्हे इंटरकॉम की घंटी बजने लगी तो कर्नल जैद ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल जैद स्पीकिंग। कर्नल जैद ने रिसीवर कान से लगाते हुए कहा, सर, कैप्टन आलम बोल रहा हूँ। कैट पर डॉबगर साहब आए हैं। दूसरी तरफ से सिक्योरिटी इंचार्ज की आवाज सुनाई दी। भेज दो, कर्नल जैद ने कहा और फिर उसने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। तकरीबन 2 मिनट बाद उसके कमरे का दरवाजा खुला और बाहरी जसामत वाला डॉबगर कमरे में दाखिल हुआ और उसने कर्नल जैद को सलाम किया। बैठो डॉबगर। थैंक यू सर। कुर्सी पर बैठने के बाद डॉबगर ने कर्नल जैद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, डॉबगर, तुम्हारी अंडरवर्ल्ड के हालात कैसे हैं? कर्नल जैद ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉबगर अराडान की अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह था। उसे कर्नल जैद की तायद भी हासिल थी क्योंकि डॉबगर अंडरवर्ल्ड में अराडान और शाही खानदान के खिलाफ होने वाली सरगर्मियों पर फौरन हरकत में आ जाता था। वो अंडरवर्ल्ड में रहकर मुल्की मफाद के लिए काम करता था। मायरा उसकी भतीजी थी जो स्पेशल एजेंसी के एक्शन ग्रुप की इंचार्ज थी। डॉबगर की तरबियत की बदौलत ही वो उस मकाम तक पहुंची थी। सर, अब तो जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड में डॉबगर का सिक्का चलता है और इस सिक्के पर मोहर आपकी होती है, डॉबगर ने कहा तो कर्नल जैद की मुस्कुराहट में इजाफा हो गया। डॉबगर, तुम कभी इसराइल गए हो? चंद लम्हों तक मुस्कुराने रहने के बाद कर्नल जैद ने पूछा। सर, मैं इसराइल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ और इसराइल की अंडरवर्ल्ड को भी अच्छी तरह से जानता हूँ, डॉबगर ने कहा। हमने एक मिशन पर इसराइल जाना है, तुम भी हमारे साथ चल रहे हो? कर्नल जैद ने कहा। सर, आपके साथ काम करने का तो मैं हमेशा से मुतमन्नी रहा हूँ। ओके, तो फिर तुम तैयार रहो, मैं किसी भी वक्त तुम्हें कॉल कर सकता हूँ, कर्नल जैद ने कहा। यस सर, मुझे इजाजत, डॉबगर ने कुर्सी से उठते हुए कहा तो कर्नल जैद ने इस्बात के अंदाज में सर हिलाया। डॉबगर ने मुअत्तबाना अंदाज में उसे सलाम किया और कमरे से बाहर निकल गया। इसके बाद कर्नल जैद भी अपनी कुर्सी से उठा और चंद लम्हों बाद उसकी कार मेन गेट पर पहुंच गई। मेन गेट पर मौजूद सिक्योरिटी अहलकारों ने गेट खोल दिया। जैसे ही उसकी कार गेट से बाहर निकली, उसे एक तरफ से टायरों के चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर आवाज की सिमत देखा। दरमियाने कद और काली रंगत का एक आदमी कार की लपेट में आ गया था। कर्नल जैद ने फौरन अपनी कार को ब्रेक लगाई और फिर वो लम्हों में उस आदमी के करीब पहुंच गया। वो आदमी जख्मी होकर सड़क पर गिरा हुआ था। कर्नल जैद ने उसे उठाया और फिर वो वापस अपने हेडक्वार्टर की तरफ भागा। चंद ही लम्हों में वो अपने हेडक्वार्टर के मेडिकल यूनिट में पहुंच गया। डॉक्टर साहब, ये हादसे में जख्मी हो गया है, इसे बचाने की कोशिश करें। यस सर, डॉक्टर ने कहा और फिर वो बेहोश जख्मी की तरफ मुतवज्जो हो गया। सर, इसे गहरे जख्म नहीं आए, इसीलिए उसकी जान को खतरा नहीं है। 5 मिनट तक जख्मी को चेक करने के बाद डॉक्टर ने कर्नल जैद से मुखातिब होते हुए कहा तो उसने इस्बात के अंदाज में सर हिलाया। फिर उसने जख्मी के चेहरे को देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने उसे कहीं देखा हुआ है। कहाँ? उसने बड़बड़ाते हुए अपने जहन पर जोर दिया लेकिन उसे याद ना आया। डॉक्टर ने उसे मुख्तलिफ इंजेक्शन लगाए और उसकी बैंडेज कर दी। फिर वो कर्नल जैद की तरफ मुतवज्जो हुआ। सर, इसे अभी होश आ जाएगा और फिर ये अपने कदमों पर चलकर अपने घर जा सकता है। वैसे सर, ये अराडान का बाशिंदा तो नहीं लगता, डॉक्टर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ये किसी भी मुल्क का बाशिंदा हो, हादसे का शिकार होकर बेहोश हो गया है और उसकी मदद करना हमारा फर्ज है, कर्नल जैद ने कहा। यस सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। डॉक्टर ने फिर उस जख्मी की तरफ देखा जो अब होश में आ रहा था। मजीद चंद मिनट गुजरने के बाद जख्मी होश में आ गया। पहले तो वो डॉक्टर और कर्नल जैद को लाशऊरी अंदाज में देखता रहा,
اور پھر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی کرنل زید کے ذہن میں بھی ایک جھماکہ ہوا اور اسے یاد آ گیا کہ اس آدمی کو اس نے کہاں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ تم نیتو ہو؟ کرنل زید نے حیرت کی زیادتی سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ یس سر، آپ نے ٹھیک پہچانا، میں نیتو ہی ہوں، اس زخمی نے کہا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لیکن کیسے؟ تم مر گئے تھے، تمہارے گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز میں نے خود سنی تھی، کرنل زید نے کہا۔ اس کے لہجے میں ابھی تک حیرت موجود تھی۔ زیرو زون جاتے ہوئے افریقہ کے جنگل میں نیتو کی گردن کی ہڈی توڑ دی گئی تھی اور نیتو ان کی آنکھوں کے سامنے مر گیا تھا، اور اب وہی نیتو کرنل زید کے سامنے تھا۔ سر، یہ تو میرا فن ہے، دیکھیے میری گردن کی ہڈی کیسے ٹوٹتی ہے، نیتو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آہستہ سے گردن ہلائی تو اس کی گردن سے ایسی آواز آئی جیسے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ پھر اس نے آنکھیں کھولی اور مسکراتی ہوئی نظروں سے کرنل زید کو دیکھا۔ کرنل زید کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی حیران نظر آ رہا تھا۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، کرنل زید نے بدستور حیرت بھری آواز میں کہا۔ سر، اس طرح میں کئی بار مرنے کا ڈرامہ کر چکا ہوں۔ یہ ڈرامہ کرنے سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میں یقینی موت سے بچ جاتا ہوں، نیتو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیتو، تم افریقہ کے آدم خور قبیلے سے تعلق رکھتے ہو اور افریقہ کی مہذب دنیا میں بھی تمہارا آنا جانا ہے، یہاں اراڈان میں تم کیا کر رہے ہو؟ اس مرتبہ کرنل زید نے نارمل لہجے میں کہا۔ وہ اپنی حیرت پر قابو پا چکا تھا۔ یہ دنیا عجیب و غریب لوگوں سے بھری پڑی تھی، نیتو بھی ان میں سے ایک تھا۔ کیا یہ آدم خور ہے؟ ڈاکٹر نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ یہ خود آدم خور نہیں ہے، اس کا قبیلہ آدم خور ہے، یہ اپنے قبیلے کو چھوڑ کر مہذب دنیا میں رہ رہا ہے، کرنل زید نے ڈاکٹر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، جس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں پھٹی جا رہی تھی۔ اگر کرنل زید اسے تسلی نہ دیتا تو یقیناً اس کا ہارٹ فیل ہو جانا تھا۔ سر، آپ اس سے باتیں کریں، میں اپنے کمرے میں جا کر کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر نے ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کو اپنی ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، آپ جائیں اپنے کمرے میں آرام کریں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے کہ اگر آپ نے باہر کسی سے ذکر کیا یہ زخمی آدم خور ہے یا کسی آدم خور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو لوگ آپ کی دماغی حالت پر شک کریں گے اور آپ کو مینٹل ہسپتال میں داخل کرانے کی کوششیں کریں گے۔ پہلے بھی 2-3 افراد آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ چکے ہیں، اور اگر اب کسی نے یہ بات کہہ دی تو پھر مجبوراً مجھے ان کی بات ماننی پڑے گی، کرنل زید نے نہایت ہی نرم لہجے میں کہا۔ لہجہ تو اس کا نرم تھا، لیکن ڈاکٹر اس کی دھمکی کو سمجھ گیا۔ کرنل زید نہ صرف سیکرٹ ایجنسی کا چیف تھا بلکہ وہ شاہی خاندان کا فرد بھی تھا۔ اس کی بات کو رد کرنا اپنی موت کو دعوت دینی تھی۔ میں سمجھتا ہوں سر، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا، ڈاکٹر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوکے، اب آپ جائیں اور آرام کریں، کرنل زید نے ڈاکٹر سے کہا تو اس نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہاں نیتو، تم نے جواب نہیں دیا کہ تم یہاں اراڈان میں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ سر، حقیقت تو یہ ہے کہ میں آپ کو قتل کرنے آیا ہوں، نیتو نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ پھر تم نے مجھے قتل کیا کیوں نہیں؟ کرنل زید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سر، میں آج ہی یہاں پہنچا ہوں، اس وقت میں آپ کے ہیڈ کوارٹر کا جائزہ لینے آیا تھا۔ جائزہ لینے کے بعد میں نے کوئی پلاننگ کرنی تھی، لیکن آپ کے ہیڈ کوارٹر کے قریب آ کر میں حادثے کا شکار ہو گیا اور آپ جسے میں قتل کرنا چاہتا تھا، آپ نے مجھے جائے حادثہ سے اٹھایا اور یہاں لا کر میری جان بچائی، نیتو نے جذباتی لہجے میں کہا۔ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جب کسی کو مارتا ہے تو پھر اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اور کسی کو زندگی دیتا ہے تو پھر اسے کوئی مار نہیں سکتا، کرنل زید نے کہا۔ آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن آپ سے میری ایک گزارش ہے، نیتو نے کہا۔ ہاں کہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ ہم افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے آدم خور اور وحشی جنگلی ہیں، لیکن جسے ہم ایک بار اپنا آقا تسلیم کر لیں پھر ساری زندگی سچے دل سے اس کے غلام رہتے ہیں اور اپنے آقا پر اپنے لہو کا آخری قطرہ بھی قربان کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہماری وفاداری تمام شکوک سے بالاتر ہوتی ہے۔ ہاں میں یہ سب جانتا ہوں، لیکن تم یہ باتیں مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کرنل زید نے پوچھا۔ سر، میں نے آپ کو دل سے اپنا آقا تسلیم کر لیا ہے، آپ مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں، نیتو نے کہا۔ نیتو، یہ کیسے ممکن ہے؟ آج کے دور میں آقا اور غلام کا تصور نہیں ہے، کرنل زید نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
नीतू की बात सुनकर उसे वाकई हैरत हो रही थी। उसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि ये जंगली ऐसी बातें कहेगा। आका, अगर आपने मुझे अपनी गुलामी में कबूल ना किया तो मैं आपके सामने खुद को कत्ल कर दूंगा। नीतू ने कहा तो कर्नल जैद सोच में पड़ गया। वो वहशियों की नफ्सियात के बारे में अच्छी तरह जानता था। अगर नीतू ने उसकी गुलामी में आने का सोच लिया था तो फिर वो किसी सूरत भी अपने इस फैसले से पीछे नहीं हट सकता था। फिर उसकी सोच सीक्रेट फील्ड की तरफ पलट गई। उस फील्ड में तरह तरह के इंसानों की जरूरत रहती थी। नीतू एक अजीबो गरीब इंसान था, ये उसके बहुत काम आ सकता था। मैं तुम्हें अपनी गुलामी में कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कुछ देर सोचने के बाद कर्नल जैद ने कहा, आका, अब आप शर्त नहीं बताएंगे बल्कि हुक्म देंगे। नीतू ने कहा, अब तुम इंसानी गोश्त कभी नहीं खाओगे। कर्नल जैद ने उसे गौर से देखते हुए कहा, आपके हुक्म की तामील होगी आका। नीतू ने सर झुकाते हुए कहा, तुम मुझे आका नहीं कहोगे, मेरे मातहत मुझे बॉस कहते हैं। तुम भी मुझे बॉस कहोगे और आज के बाद मुझ समेत किसी भी इंसान के सामने इस तरह नहीं झुकोगे जिस तरह अभी मेरे सामने झुके थे। कर्नल जैद ने उसे हिदायत देते हुए कहा, ओके बॉस, आपके हर हुक्म की तामील होगी। नीतू ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, ओके, आज से तुम मेरे साथी हो। कर्नल जैद ने मुस्कुराते हुए कहा तो नीतू का चेहरा खुशी से खिल उठा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ऑडियो बुक पसंद आ रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनते रहिए अमेजिंग उर्दू। हॉट क्लब का हाल उस वक्त लोगों से भरा हुआ था क्योंकि स्टेज पर यूरोप की मशहूर डांसर अपने फन का मुजाहिरा कर रही थी। क्लब में मौजूद अफराद गोया पत्थर के बुतों में तब्दील हो गए थे। वो साकित बैठे हुए थे और उनकी नजरें स्टेज पर जमी हुई थी। वो अपनी पलके भी नहीं झपक रहे थे। यूरोप की ये मशहूर डांसर आज पहली बार इसराइल में अपने फन का मुजाहिरा कर रही थी। उसके आज के शो की खूब पब्लिसिटी की गई थी, जिसकी वजह से हॉल में तिल धरने की जगह भी ना थी। टाइगर हॉट क्लब के हॉल के एक कोने में खड़ा हुआ था। हॉट क्लब के मालिक शोफल का ताल्लुक अंडरवर्ल्ड से था और शोफल के ताल्लुकात कर्नल डेविड से भी थे। कर्नल डेविड की वजह से उसे कई किस्म के सरकारी ठेके भी मिल जाते। सिल्वर लेबोरेटरी के सिक्योरिटी अमले के लिए शराब भी शोफल ही मुहैया करता था। ये मालूमात हासिल होने के बाद इमरान ने टाइगर को हिदायत की थी कि वो शोफल को चेक करने, और टाइगर उस वक्त शोफल को ही चेक करने आया था। चूंकि यहाँ इस वक्त दाखिला मुमकिन ना था, इसीलिए इमरान ने कर्नल डेविड की आवाज में हॉट क्लब के मैनेजर को हुक्म दिया था कि टाइगर को हॉल में दाखिल होने दिया जाए। GP5 के मुलाजमीन के लिए कर्नल डेविड ने शोफल को खुसूसी हिदायत भी दी हुई थी, इसीलिए टाइगर को हॉट क्लब में दाखिल होने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा था। यस सर, फरमाइए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? एक आदमी ने टाइगर के करीब आते हुए कहा। उसके सीने पर सुपरवाइजर का टैग लगा हुआ था। मेरा नाम टाइगर है और मैं GP5 की तरफ से आया हूँ। टाइगर ने सख्त लहजे में कहा, सर, हमें आपके बारे में हिदायत मिल चुकी है। मैं गैलरी में आपके लिए सीट लगवाता हूँ। सुपरवाइजर ने मुअद्दबाना अंदाज में कहा। म्यूजिक का शोर बहुत ज्यादा था, लेकिन टाइगर और सुपरवाइजर बहुत ही करीब खड़े हुए थे, इसीलिए वो एक दूसरे की बातें सुन रहे थे। नहीं, मैं शो देखने नहीं आया, बल्कि मैं कर्नल साहब का एक पैगाम लाया हूँ शोफल साहब के लिए। मुझे शोफल साहब से मिलना है। कुछ देर पहले कर्नल साहब ने फोन पर हुक्म दिया था। टाइगर ने बदस्तूर सख्त लहजे में कहा, ओके सर, आइए, मैं आपको बॉस के ऑफिस छोड़ आता हूँ। सुपरवाइजर ने कहा और फिर वो स्टेज के अकबी हिस्से की तरफ बढ़ गया। टाइगर उसके साथ चलने लगा। पूरे हाल का चक्कर काटने के बाद वो सीढ़ियों तक पहुंचे और फिर सीढ़ियां चढ़ने लगे। जल्द ही सुपरवाइजर एक दरवाजे के सामने रुक गया। दरवाजे के करीब ही भारी जिसामत का एक आदमी बैठा हुआ था, जिसकी आंखें गहरी सुर्ख थी और उसके हाथ में मशीन गन थी। टाइगर उस सुपरवाइजर को देखकर वो स्टूल से खड़ा हो गया। ये GP5 के आदमी है और बॉस से मिलने आए हैं, सुपरवाइजर ने भारी जिसामत वाले से कहा। उसने सुपरवाइजर की बात का कोई जवाब ना दिया, अलबत्ता उसने एक हाथ से दरवाजे पर दबाव डाला तो दरवाजा खुल गया। सर, तशरीफ ले जाइए, सुपरवाइजर ने टाइगर से कहा तो उसने कदम आगे बढ़ा दिए, जबकि सुपरवाइजर वहीं से वापस चला गया। कमरे में दाखिल होकर टाइगर ने कमरे का जायजा लिया। कमरा काफी कुशादा था और निहायत ही खूबसूरती से सजाया गया था। एक दीवार पर बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी। स्क्रीन पर हॉट क्लब के स्टेज का मंजर दिखाई दे रहा था।
म्यूजिक की आवाज बहुत ही आहिस्ता थी। कमरे के एक कोने में जहाजी साइज ऑफिस टेबल रखी हुई थी और टेबल पर एक कंप्यूटर और दीगर जरूरत का सामान था। टेबल की दूसरी तरफ रिवॉल्विंग चेयर पर एक दुबले पतले जिस्म का आदमी बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर खबासत दिखाई दे रही थी और आंखों से अय्यारी टपक रही थी। मेज की दूसरी तरफ 3 खूबसूरत कुर्सियां रखी हुई थी। टाइगर ने एक नजर में कमरे का जायजा ले लिया और फिर वो टेबल की तरफ बढ़ा। रिवॉल्विंग चेयर पर बैठते हुए शोफल ने भी टाइगर को गौर से देखा और फिर उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। वेलकम मिस्टर टाइगर, बैठिए। शोफल ने सामने रखी हुई कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। थैंक यू। टाइगर ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर कुर्सी पर बैठ गया। आपसे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई मिस्टर टाइगर, शोफल ने कहा और साथ ही उसने इंटरकॉम का रिसीवर भी उठा लिया। मैं पहले GP7 में था, कुछ अरसा पहले GP5 में ट्रांसफर हुआ हूँ। टाइगर ने कहा, हाँ, इसलिए आपसे ये मेरी पहली मुलाकात है। रेड क्वीन मेरे कमरे में भेज दो। शोफल ने पहले टाइगर से, फिर उसने इंटरकॉम पर किसी को हिदायत देते हुए कहा और उसके बाद रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। कर्नल साहब के मयार पर पूरा उतरना तो बहुत मुश्किल है, आपको तो बड़ी दिक्कत महसूस हो रही होगी। शोफल ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कर्नल साहब तो बहुत मोहब्बत करने वाले अफसर हैं। मातहत अगर दिलो जान से अपने फराइज की अदायगी करते रहें तो कर्नल साहब कभी सख्ती नहीं करते, टाइगर ने संजीदा लहजे में कहा और इसी लम्हे दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़की जिसने इंतहाई मुख्तसर लिबास पहना हुआ था कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें रेड क्वीन की एक बोतल, 2 गिलास और बर्फ की एक बड़ी प्लेट रखी हुई थी। लड़की ने ट्रे टेबल पर रखी, शोफल और टाइगर को सलाम किया। उसके बाद उसने शराब के 2 गिलास तैयार किए, एक टाइगर के सामने और दूसरा शोफल के सामने रख दिया। तुम जाओ, शोफल ने कहा तो लड़की कमरे से बाहर निकलती चली गई। लीजिए मिस्टर टाइगर, रेड क्वीन की ये बोतल 50 साल पुरानी है, शोफल ने कहा। मिस्टर शोफल, मैं शराब नहीं पिया करता, टाइगर ने कहा तो शोफल ने चौंक कर टाइगर की तरफ देखा, साथ ही उसके चेहरे के तासुरात भी बदल गए। मिस्टर टाइगर, इसराइल के आला हुक्काम को शोफल के साथ शराब पीने की तमन्ना रहती है। बहरहाल तुम नहीं पीना चाहते तो ना पियो, ये बताओ कि मेरे पास किस मकसद के तहत आए हो। शोफल ने इस मर्तबा सख्त लहजे में कहा। सिल्वर लेबोरेटरी को शराब तुम ही सप्लाई करते रहे हो, टाइगर ने उसे गौर से देखते हुए कहा। हाँ, और ये ठेका मुझे कर्नल साहब ने ही दिलवाया था, लेकिन तुम ये बात किस लिए पूछ रहे हो। शोफल ने कहा, पूछी वो बात जाती है जो मालूम ना हो, मुझे तो मालूम है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी मैं जानता हूँ कि सिल्वर लेबोरेटरी के साइंसदानों को कर्नल साहब ने तुम्हारी मदद से गायब किया है, टाइगर ने लहजे को तंजिया बनाते हुए कहा। साथ ही उसने शोफल की आंखों में भी देखा। क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं कर्नल साहब से बात करता हूँ, उन्होंने कैसा अहमक आदमी भेजा है, शोफल ने गुस्सीले लहजे में कहा। टाइगर ने उसके लहजे और चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगा लिया कि शोफल का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। शोफल, तुम कर्नल साहब को बेशक फोन कर लो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मेरे खिलाफ वो कोई बात नहीं सुनते। अगर तुमने उनसे मेरी शिकायत की तो वो गुस्सा हो जाएंगे और तुम उनके गुस्से के बारे में तो जानते ही होगे, टाइगर ने इस मर्तबा मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, वो तुम्हारे खिलाफ कोई बात क्यों बर्दाश्त नहीं करते, शोफल ने तंजिया लहजे में कहा। इसीलिए कि वो मेरे साला साहब हैं, टाइगर ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही वो खड़ा हो गया। जबकि टाइगर की बात सुनकर शोफल का गुस्सा झाग की तरफ बैठ गया। टाइगर साहब, आप खड़े क्यों हो गए हैं, बैठे। आप शराब नहीं पीते तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए अनार का रस मंगवाता हूँ, शोफल ने इस मर्तबा इंतहाई नरम लहजे में कहा। अनार का रस भी तुम खुद ही पी लेना, टाइगर ने कहा और फिर उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। मिस्टर टाइगर, आपने ये तो बताया नहीं कि आप आए क्यों थे, शोफल ने कहा तो टाइगर रुक गया। मैं जिस मकसद के तहत आया था वो पूरा हो गया और शुक्र करो कि तुम क्लियर हो गए, वरना तुम्हारे आदमियों को तुम्हारे ही ऑफिस में तुम्हारी लाश मिलती, टाइगर ने कहा और फिर वो कमरे से बाहर निकल आया। टाइगर ने सच ही कहा था, वो ये मालूम करने आया था कि इस मामले में शोफल मुलव्वस है या नहीं, और शोफल की बातों से टाइगर को अंदाजा हो गया था कि शोफल इस सिलसिले में कुछ नहीं जानता। उसके कमरे से बाहर आकर टाइगर नीचे हॉल में गया। शो अभी जारी था। टाइगर स्टेज पर सरसरी नजर डालता हुआ हॉल से बाहर आया। उसकी कार बैरूनी गेट के करीब ही खड़ी थी। जैसे ही टाइगर कार का गेट खोलकर बैठने लगा,
تو एक आदमी उसके करीब आ गया। सर, सिल्वर लेबोरेटरी के बारे में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उस आदमी ने धीमे लहजे में कहा, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे मालूम कि मैं सिल्वर लेबोरेटरी के बारे में मालूमात हासिल करता फिर रहा हूँ? टाइगर ने उसे गौर से देखते हुए कहा, सर, बेहतर है कि हम कहीं और चलकर बैठें और इत्मीनान से बातें करें। उस आदमी ने उधर उधर देखते हुए कहा, ओके, मेरे साथ आ जाओ, टाइगर ने कहा, और वो दोनों कार में बैठकर क्लब से बाहर आ गए। थोड़े फासले पर पीस होटल था। टाइगर उस आदमी को उस होटल में ले आया। हाँ, अब पहले तुम अपना तारुफ कराओ। वेटर को चाय का ऑर्डर देने के बाद टाइगर ने आदमी से कहा, सर, मेरा नाम ओब्रायन है और मैं हॉट क्लब का कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। मैं हॉट क्लब के हॉल और कमरों को मॉनिटर करता हूँ। अगर बॉस से कोई मिलने आता है तो मैं उस मुलाकात की वीडियो भी बनाता हूँ। उस आदमी ने अपना तारुफ कराते हुए कहा, हाँ ठीक है, अब तुम ये बताओ कि तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? सर, मैं सोच रहा था कि मैं GP5 को ये मालूमात दूं, लेकिन कर्नल साहब इतने गसीले और सख्तगीर हैं कि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं उन्हें कुछ बताऊं। उनका कोई एतबार नहीं है कि वो बजाय खुश होने के नाराज हो जाएं, और अगर वो नाराज हो जाएं तो बाद में करते हैं, पहले गोली मारते हैं। ओब्रायन ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, कर्नल साहब ऐसे ही हैं। तुम आगे कहो, क्या कहना चाहते हो? टाइगर ने उसकी तमहीद से उकताते हुए कहा, सर, जिन पहाड़ियों में सिल्वर लेबोरेटरी थी उनमें पहाड़ी खरगोश बकसरत पाए जाते हैं और मुझे शिकार का बहुत शौक है। जिस रात सिल्वर लेबोरेटरी तबाह हुई, मैं लेबोरेटरी से 3 किलोमीटर के फासले पर था। मैंने उस एरिया में बलून उड़ते देखे थे जो सिल्वर लेबोरेटरी की तरफ ही गए थे। उन्हें देखकर मुझे तजस्सुस हुआ, लेकिन मैं उनके पीछे नहीं जा सकता था क्योंकि उससे आगे के इलाके को हुकूमत ने ममनुआ इलाका करार दिया हुआ था। अगर कोई इंसान उस इलाके में जाने की कोशिश करता तो मारा जाता। ओब्रायन ने कहा, ओह, कितने बैलून थे? टाइगर ने चौंकते हुए कहा, यह मालूमात उसके लिए इंतहाई अहम थी। सर, मैं सही तादाद के बारे में यकीनी बात नहीं कह सकता। शायद 5 या 6 बैलून होंगे, और मुझे यकीन है कि इन बैलून पर सवार अफराद ने ही साइंसदानों को अगवा किया है। ओब्रायन ने कहा, हाँ, कोई और ऐसी बात जो तहकीकात में हमारी मदद कर सके? टाइगर ने उसे गौर से देखते हुए कहा, नो सर, मुझे और तो कोई ऐसी बात मालूम नहीं है। ओब्रायन ने इनकार की सूरत में सर हिलाते हुए कहा, बैलून पर जो अफराद सवार थे तुम्हें उनकी शक्लें तो दिखाई दी होंगी। टाइगर ने कहा, और साथ ही उसने इसराइली करेंसी के चंद नोट भी ओब्रायन की तरफ बढ़ाए। सर, मेरे पास जो दूरबीन है उसमें अंधेरे में धुंधला धुंधला नजर आता है, लेकिन वो आला मयार की नहीं है, इसीलिए मुझे उन अफराद के चेहरे दिखाई नहीं दिए। ओब्रायन ने कहा, लेकिन उसने रकम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। ओब्रायन, तुम्हारा शुक्रिया, तुम ये रकम रख लो। टाइगर ने नोट उसके हाथ में देते हुए कहा, सर, रकम की जरूरत नहीं है, आपकी मदद करना तो हर शहरी का अखलाकी फर्ज है। ओब्रायन ने कहा, रख लो, इससे आला मयार की दूरबीन ले लेना। टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने वो रकम ओब्रायन की जेब में डाली और उसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ और तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। प्यारे दोस्तों, हॉटलाइन के दूसरे हिस्से का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह तीसरे हिस्से के साथ आपके लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए अमेजिंग उर्दू।